हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वर्मा कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का चैप्टर वाइज अध्ययन करा रहे हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 तक पूरा चैप्टर जो है अध्ययन करा चुके हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 हम आएंगे, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। आज हम जनन स्वास्थ्य के विषय में आप लोग को अध्ययन कराएंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनन स्वास्थ्य ये हमारा लास्ट चैप्टर है। आप लोग जनन के विषय में तो जानते ही होंगे, जनन क्या होता है। जनन जो होता है प्रत्येक जीव के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता, उसे जनन कहते हैं। स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत जनन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कि जनन संबंधी कौन से रोग होते हैं, जनसंख्या कैसे वृद्धि होता है, जनसंख्या को कैसे रोका जाए, सारी प्रकार की जो होता है प्रक्रियाएं जो होती हैं, बच्चों को किस प्रकार से देखभाल किया जाए, इन सभी क्रियाओं का जो है हम अध्ययन जो है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए बच्चों, जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां, जो जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां हैं, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शुरुआत किया गया है। जिसमें से एक योजना है जिसका नाम है परिवार नियोजन, जिसकी शुरुआत 1951 में परिवार नियोजन की शुरुआत हुई। अब इस कार्यक्रम को व्यापक बनाकर इसका नाम क्या रख दिया गया, बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आरसीएच कहते हैं। समझ में आया, क्या कहा जाता है, आरसीएच कहा जाता है। तो इसके बाद आता है अगला टॉपिक जो हमारा एमनियोसेंटेसिस, उल्बवेधन। ये क्या चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा। एमनियोसेंटेसिस होता क्या, ये फ्लूइड होता है। क्या होता है, ये फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है। जब माता के गर्भाशय में बच्चा होता है तो एमनियोसेंटेसिस द्रव के अंदर वह तैरता रहता है। एमनियोसेंटेसिस द्रव के अंदर यह बच्चा तैरता रहता है। तो जो एमनियोसेंटेसिस द्रव जो होता है उसी के अंदर जब बच्चा तैरता रहता है, उसी द्रव को निकाल करके हमें पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कौन सा रोग हो रहा है, यानी उसके क्रोमोसोम में या जीन में कौन सा कोई सी दिक्कत हो रही है, या भविष्य में कौन सा रोग होने की चांसेज हैं। इन सब चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी हम पता लगा सकते हैं कि भ्रूण जो होता है, जो गर्भाशय में पल रहा है, वो लड़का है या लड़की है। तो इसके लिए देखिए उल्बवेधन एमनियोसेंटेसिस, देखिए हमने बताया, इसके द्वारा स्त्री के अंदर पल रहे गर्भ में लड़का या लड़की, उसका पता लगाने में किया जाता है। मतलब एमनियोसेंटेसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। इसके अलावा तथा गर्भ में कौन सा रोग हुआ है, यानी जो भ्रूण है उसके अंदर कौन सा रोग होता है, इसको भी जानने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। तो देखिए अब एमनियोसेंटेसिस या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी भ्रूण के लिंग की जांच किया जाता है। इसके अलावा अब देखिए एमनियोसेंटेसिस पर कानूनी तौर पर देखिए जो मादा भ्रूण हत्या को अत्यधिक हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है, जब जो गर्भ में स्त्रियां ये लड़की होती है उसका जो है समाप्त करने के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। पहले लिंग का जांच करा लेंगे कि लड़का है लड़की। अगर उस लड़की टहलती है तो उसको क्या करते हैं लोग, क्या करेंगे, उसका उल्बेधन जो होता है उसका जो होता है गर्भपात करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। इसीलिए अब जो है सरकार ने उल्बेधन या एमनियोसेंटेसिस पर रोक लगा दिया है, ये कंडीशन है। तो बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए जनसंख्या स्थायीकरण एवं परिवार नियोजन। देखिए आप लोग थोड़ा इसको गहराई से लीजिएगा। आज हमारे देश की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही, लेकिन हमारे पास जो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कल कारखाने उतने तरीके से भिन्न जो है वृद्धि नहीं कर रहे हैं। जमीन का स्ट्रक्चर बढ़ नहीं रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग जो होता है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। तो देखिए आपको एक आंकड़ा हम दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, हमारी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुआ। देखिए सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 2 अरब थी। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 2 अरब थी। मात्र कितनी थी, 2 अरब थी। आज हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 35 करोड़ इस समय हमारे भारत देश की जनसंख्या है। मतलब 1900 ईस्वी में जितना पूरे विश्व की जनसंख्या थी उससे थोड़ा कम इस समय हमारे भारत देश की जनसंख्या है, मान चलो लगभग बराबर की। इसके बाद आप देख सकते हैं 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व में मतलब मान चलो 400-500 देश हैं। 5 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो जो महाद्वीप है सबसे ज्यादा देश जो है एशिया महाद्वीप में है। एशिया जो होता है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देख रहे हो
तो पूरे विश्व की जनसंख्या सन 1900 ईस्वी में कितनी थी? 2 अरब थी। यही जनसंख्या 2000 में बढ़कर कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। आप सोचिए पहले अगले 100 वर्षों में हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या 4 अरब बढ़ गई। इसके बाद फिर देखिए 2011 की जनगणना में पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 10 साल के बाद कितनी हो गई? 7.2 अरब हो गई। तो दुनिया, और इसके बाद 7.2 अरब हो गई। आज 2019-21 चल रहा है। इसमें जो होता है पूरे विश्व की जनसंख्या, अगर इसका जनगणना किया जाएगा तो मान चलो लगभग जो होगा ये हमारा 9 करोड़ के लगभग 9 अरब के आसपास हो गया होगा। हमारे भारत देश की जनसंख्या जो है इस समय जो है 1 अरब 35 करोड़ हो गई है। अगर एक आकलन किया जाए तो दुनिया का हर 6वां आदमी जो होगा भारतीय होगा। अगर पूरे विश्व के लोगों को एकत्रित कर दिया जाए, उसमें देखा जाए तो उसमें देखेंगे, हमें पाएंगे कि दुनिया का हर 6वां आदमी कौन सा मिलेगा? हिंदुस्तानी मिलेगा। हिंदुस्तान में क्या है? रोजगार तो है नहीं उस हिसाब से। जनसंख्या इतनी ज्यादा है, कोई वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी लिख रही है, कई लाख फार्म पड़ रहे हैं, तो बेरोजगारी की समस्या लोगों में बढ़ रही है। उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या है। जनसंख्या तो बढ़ रही, लेकिन हमारे जो उद्योग धंधे, कल कारखाने, जमीन का स्ट्रक्चर तो नहीं बढ़ रहा है। तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? तो लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? तो दुनिया का हर 6वां आदमी भारतीय। आप लोग को एक आकलन बता दे, केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लिया जाए, उत्तर प्रदेश की, वो भी विश्व में 4थे स्थान पर। पूरे भारत को छोड़ दीजिए। और जनसंख्या अगर घनत्व देखा जाएगा, चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा, लेकिन जनसंख्या अगर घनत्व देखा जाएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी हैं, तो सबसे ज्यादा भारत में है। उस हिसाब से चाइना की जनसंख्या कम पड़ जाएगी, क्योंकि चाइना के पास जमीन ज्यादा है और उसके पास जमीन का आधार पर अगर देखा जाए तब जनसंख्या है। और भारत के पास जनसंख्या ज्यादा है लेकिन जमीन कम है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो परिवार नियोजन जो विधि अपनाई गई, उसका परिवार नियोजन जो विधि अपनाई गई बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए। मित्रों, परिवार नियोजन जो विधि अपनाई गई, इसको इसलिए अपनाई गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार से रोका जाए। इसके अलावा जो भ्रूण हत्या, इन सब चीजों है, इसको कैसे रोका जाए। इसके लिए एक नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो। तो इसके बाद जो था परिवार नियोजन, वह प्रक्रिया होती है जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या को सीमित करने का उपाय किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए, परिवार नियोजन की 2 विधियां होती है, आपको हम बता दे रहे हैं। परिवार नियोजन की 2 विधियां हैं, एक अस्थायी विधि है, दूसरा अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि में देखिए, अस्थायी विधि में क्या है, कैसे हम परिवार को कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल में रखेंगे, कैसे मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकेंगे। पहला चीज ये होता है कि अस्थायी विधि में कि पहला चीजें होगा, जैसे कोई स्त्री गर्भवती है और गर्भ होने के बाद उसके बच्चा पैदा हो जा गया, इसके बाद जो होता, अगर उसको ये दिया जाता है कि 6 महीने तक अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए, तो अगर 6 महीने तक माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस समय अगर कोई व्यक्ति जैसे उसके साथ जो है मैथुन क्रिया कर रहा है, तो उस समय बिल्कुल भी जो है गर्भ टिकने का चांस 0% रहता है, क्योंकि ओवम परिपक्व नहीं होते हैं। जब तक स्त्री स्तनपान कराएगी अपने बच्चों को, तब तक जो होता है गर्भ टिकने का चांस नहीं रहता है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर मासिक चक्र के 1 हफ्ते पहले का समय जो होता है और 1 हफ्ते बाद का समय जो होता है, ये सेफ जोन माना जाता है। मतलब इस बीच जो होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी स्त्री के साथ जो है संभोग करता है, तो भी गर्भ टिकने का चांसेस नहीं होता है, वो परिवार नियोजन का मतलब विधि का अपना सकता है। तीसरा चीज होता है, पुरुष के द्वारा कंडोम लगाकर अगर वह किसी स्त्री के साथ जो है सेक्स कर रहा है, तो किस चीज का प्रयोग कर सकता है? कंडोम का प्रयोग कर सकता है। वही स्त्रियों के लिए कॉपर्टी बना है, लूप बना है, जो कि स्त्रियां जो कहती हैं उसके जो था, जैसे पुरुष कंडोम होता है उसी प्रकार स्त्रियों में कॉपर्टी और लूप का प्रयोग किया जाता है, जो वेजाइना की योनिधानी में लगा दिया जाता है। इसके बाद आपको हम बता दें, कुछ औषधियां दी जाती हैं जिससे भी गर्भ
को प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, यानी गर्भ ना हो उसको रोका जा सकता है। जैसे आपको बता दें, आप लोग प्रचार में भी सुने होंगे, माला डी गर्भ निरोधक गोलियां तब तक इस्तेमाल कीजिए जब तक कि अगला बच्चा न चाहे। लेकिन ये माला डी गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, एक सावधानी आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मासिक चक्र मतलब मासिक चक्र की ये गोली लगभग 21 दिन तक दी जाती है। तो जैसे जो 21 दिन के बाद मासिक चक्र की अवधि 28 दिन होती है, जो जिसमें 5 से 6 दिन जो होता है ब्लड के द्वारा होता है, तो 21 दिन तक वो गोली अगर खा रहे हैं मासिक चक्र आने के बाद, जैसे मासिक चक्र अगर आ गया, ब्लड आ गया, जो 5 से 6 दिन रक्त के द्वारा होता है, उसके बाद उसको गोली खिलाना शुरू किया तो 21 दिन तक वो गोली खिलाए, उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए। तो मालाडी है ये गर्भ निरोधक गोली जब तक खाएगी स्त्री, अगर उसके साथ कोई संभोग कर रहा है तो बच्चा नहीं होगा। दूसरा चीज ये, अभी हमारा जो ड्रग्स इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में है, वहां पर एक दवा की खोज हुई, उसका नाम है सहेली नामक औषध की खोज हुई। सहेली नामक औषध की अगर एक गोली हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो 1 हफ्ते तक अगर हम सेक्स किसी उस स्त्री के साथ संभोग कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं होगा। तो ये क्या है, परिवार नियोजन की कौन सी विधि है? अस्थायी विधि है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जो बात बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी त्रुटि हुए उसके लिए आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे हमें बुरा नहीं लगेगा। इसके बाद आपको आगे हम बताएं, परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि है, परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि होती है उसके अंतर्गत आता है, जैसे एक पुरुष नसबंदी होता, पुरुष की जो शुक्राणु ले जाने वाली नलिका, पुरुष के वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जो शुक्राणु ले जाने वाली नलिका है, शुक्राणु ले जाने वाली जो नलिका है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियां कहते हैं। तो उस शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। यानी शुक्राणु नलिका को काट कर बांधने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहेंगे, या पुरुष को क्या कहेंगे? नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसबंदी। क्या होता है? वैसेक्टॉमी। इसको कम शब्द में क्या कहेंगे? वैसेक्टॉमी इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब इसको क्या कहते हैं? नसबंदी। तो यह अस्थायी विधि, अगर पुरुष की नसबंदी कर दिया जाता है, उसके शुक्राणु ले जाने वाली नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, तो वह अगर किसी स्त्री के साथ संभोग करता है तो उसके अंदर प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु ही ओवम का क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है। इसके बाद आता है स्त्रियों के अंदर, आप लोग अक्सर देखे होंगे पुरुष बहुत कम नसबंदी कराते हैं, वो जो होता है स्त्रियों की नसबंदी ज्यादा कराते हैं। तो उसको स्त्रियों में होने वाली नसबंदी को हम नसबंदी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? नलबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलबंदी कहते हैं, या उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टॉमी, जो स्त्रियों में होता है। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टॉमी। स्त्रियों की जो अंडे ले जाने वाली नलिका होगी उसको काट कर जो बांध दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर नसबंदी और स्त्री के अंदर होने वाली नलबंदी कर दिया जाता है तो परिवार नियोजन जो होगा, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी कंट्रोल में हो जाएगी, और जो होगा हम सभी लोगों को जो होगा रहने के लिए स्थान मिल जाएगा, और रोजगार की समस्या भी जो होगी वो भी समाप्त हो जाएगी, यानी आराम से हम लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, आप लोग का यह कोर्स में भी है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी है, या हाई स्कूल के सिलेबस में भी है परिवार नियोजन, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। आप लोग एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हो, इसके लिए हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, आप परिवार नियोजन की विधि का जो होता है अपने परिवार वालों को भी बताइए, अपने मित्रों को भी बताइए।